नमस्कार मित्रों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इसे सुन पाते हैं। कार्यक्रम चल रहा है हेल्दी हल्द्वानी और आज हमारे स्टूडियो में हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर मनोज कांडपाल, जो कि हल्द्वानी नगर निगम में नगर स्वास्थ्य अधिकारी हैं और पिछले 2.25 सालों से अपनी सेवाएं इस पद पर दे रहे हैं। तो कांडपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी, तो मनोज जी, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि नगर स्वास्थ्य अधिकारी का जिम्मा आखिर क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें उसके दायरे में आती हैं? देखिए, जो नगर स्वास्थ्य अधिकारी का पद होता है वो नगर स्वास्थ्य अधिकारी जो नगर में स्वास्थ्य से संबंधित जो भी चीजें होंगी उसके दायित्व को निर्वहन करना तथा उसका इम्प्लीमेंटेशन का जो कार्य है वो उनका होता है। क्योंकि नगर निगम में एक स्वास्थ्य के लिए एक्सपर्ट कोई नहीं होता है, तो हम स्वास्थ्य विभाग से एक प्रकार से एक्सपर्ट होते हैं नगर निगम के अंदर। हम नगर निगम को बताते हैं कि उसको क्या क्या करना चाहिए और स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम को वो क्या क्या मिलके करना है कि जिससे शहर में बीमारियां ना फैलें, सबका स्वास्थ्य जो है वो स्वस्थ रहे, शहर साफ सुथरा रहे। ये भी क्या जिम्मा होता है? यही सबसे बड़ी, क्योंकि अगर सफाई नहीं होगी तो बीमारियां होंगी ही होंगी। बिल्कुल। तो एक तरह से हम कहें कि स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम का एक टाइप के तहत ये सब होता है और आप एम्प्लॉय जो है वो स्वास्थ्य विभाग के होते हैं। बिल्कुल जी, तो आप लोग डेपुटेशन पर या फिर? नहीं, हम डेपुटेशन पे यहाँ पे नहीं आते हैं। जी। हमें भेजा जाता है स्वास्थ्य विभाग की ओर से एज ए एक्सपर्ट नगर निगम में, ताकि हम एक पुल का काम कर सके नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के बीच में। तो सर, इसका कोई कार्यकाल फिक्स होता है कि 3 साल 5 साल? नहीं, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। ये जैसे नौकरियां होती हमारी उसी तरीके से। सर, 2-2.25 साल पहले जब आप आए थे यहाँ पर, तो क्या चुनौतियां थी आपके सामने जिनको आपने पूरा किया इन 2 सालों में? सबसे पहली जो चुनौती नगर निगम के अंदर होती है वो है सफाई व्यवस्था की। तो शुरू में थोड़ा दिक्कतें थी, क्योंकि कर्मचारियों का बहुत ज्यादा सहयोग नहीं रहता था उस समय। लेकिन हल्के जब हम आपस में एक दूसरे से बात करने लगे, समझने लगे एक दूसरे को, तो कर्मचारियों के द्वारा बहुत ज्यादा सहयोग किया जाने लगा, जिससे जो हमारी सफाई व्यवस्था थी उसमें बहुत ज्यादा सुधार आया। अब आप भी खुद भी हल्द्वानी जब जाते होंगे तो आपको कहीं पर कूड़े के ढेर या बहुत ज्यादा गंदगियां नहीं दिखती होगी। इसका कारण मैं तो धन्यवाद करूंगा अपने सफाई कर्मचारियों की, उन्होंने ऐसी मेहनत करी है कि अब हमारा शहर जो है पहले एक रैंक सुधार के पिछले साल 229वां नंबर पूरे भारत में आया। करीब हम लोगों ने 125 नंबर की छलांग लगाई है। तो इसका सारा श्रेय हमारे कर्मचारियों को ही जाता है, क्योंकि उनकी मेहनत के द्वारा ये हो पाया है। जी, और उनको गाइड करने के लिए एक कुशल, मैं कहूँ कि एक अधिकारी भी थे। बिल्कुल, ये मैं एक चीज बड़ा मानता हूँ कि कुशल अधिकारी जो होता है वो एक प्रकार से दिमाग होता है, पर उसके हाथ पैर सदा उसके कर्मचारी होते हैं। जब तक हाथ पैर ही साथ नहीं देंगे तो फिर वो दिमाग का कोई काम नहीं रह जाता है। तो सर, क्या क्या काम रहे बारीकी से अगर हम कहें तो? देखिए, हमारे उसमें नगर निगम में जो भी बीमारियां होंगी, सबसे पहले तो सफाई है। क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं, तो हम पहले इलाज करते थे मरीजों का। अब लगता है कि अगर गंदगी ही नहीं होगी तो बीमारियां नहीं होंगी, मतलब आधी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो नगर की सफाई का होता है, और समय समय पर कभी कभी बीमारियां फैलती हैं, महामारियां आती हैं जो सीजनल होती हैं, तो उनको कंट्रोल करने में भी मतलब निगम पूरी मेहनत से लगा रहता है। सर, नगर की सफाई की अगर बात करें तो सबसे बड़ी चीज क्या है? कूड़ा निस्तारण मुझे लगता है होगा। देखिए, जो सफाई व्यवस्था है वो 3 हिस्सों में चलती है। एक होता है डोर टू डोर कलेक्शन, मतलब घर से कूड़ा उठाना। दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन, उसको सही से ले जाना। फिर उसके बाद उसका निस्तारण आता है अंतिम चरण में। तो हम लोगों के द्वारा सारे प्रयास किए। थोड़ा हमारा जो प्लांट था, SWM प्लांट था, वो किन्हीं कारणों से अभी तक लग नहीं पाया था, लेकिन अब उसका क्योंकि RFP पास हो चुकी है, उसका पैसा भी आ चुका है, तो जल्दी ही उसके टेंडर होने के साथ साथ मुझे लगता है कि 1 आध माह के अंदर उसका काम भी शुरू हो जाएगा। सर, कहाँ पे लगना है ये कूड़ा निस्तारण? ये कूड़ा निस्तारण प्लांट जो हमारा है, ये जो गौला बाईपास है जहाँ से नैनीताल को बसें जाती है, तो वहां पे लगेगा वो। सर, काठगोदाम के पास में? नहीं, इंदिरा नगर जी। तो सर, वहां पर तो हम इतने सालों से देख रहे हैं कि कूड़े के ढेर हैं, और इंदिरा नगर, बनभुलपुरा के लोग बहुत समय से आंदोलनरत हैं कि हमारे बच्चों को ऐसी बीमारियां हो रही हैं इस कूड़े से। तो सर, उनकी क्या इतनी बड़ी आबादी को हम अनदेखा करेंगे? नहीं, इसीलिए तो वहाँ पे प्लांट लगाया जा रहा है। अच्छा, प्लांट लगने के बाद वो कूड़ा खत्म हो जाएगा सारा। जो कूड़ा वहां पड़ा हुआ है, उसका हम बायो माइनिंग करके पहले उसको साफ करेंगे। उसके बाद जो भी शहर का कूड़ा आएगा वो मशीनों के द्वारा खाद में या जो रिसाइकिल होता सामान उसमें, इनमें उनको बदला जाएगा, ताकि वो कूड़ा इकट्ठा वहां पे रहे ही नहीं। सर, उसमें धुआं वगैरह? नहीं, पॉल्यूशन का तो मतलब ही नहीं होता, क्योंकि वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से सर्टिफाइड होती हैं वो चीजें। तो पॉल्यूशन का तो उसमें कुछ मतलब ही नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं था कि शहर से कहीं दूर इसे लगाया जाता? नहीं, हमारे साथ सबसे बड़ी हल्द्वानी नगर निगम के अंदर जमीन की प्रॉब्लम है।
हमारे नगर निगम के पास कहीं भी जमीन नहीं है कि जहां पर ये प्लांट स्थापित किया जाए। जी तो ये जो प्लांट की जमीन भी है, ये भी हमें हाई कोर्ट के माध्यम से ही मिली है, माननीय उच्च न्यायालय के ही उससे हमको मिला हुआ है। जी जी। तो सर, कूड़ा निस्तारण के लिए आपने कहा कि डोर टू डोर कैंपेन आपका चलता है, जी। और फिर उसके बाद आप वहाँ पे इकट्ठा करते हैं, और अभी निस्तारण का बड़ा जो प्लांट लगना है वो अभी पेंडिंग चल रहा है। हाँ, मतलब जाएगा। 1 महीने के अंदर हो जाएगा, क्योंकि उसका सारा हो चुका है, RFP हो जी। चुकी, पैसा आ चुका है, टेंडर होने तो लग जाएगा। जी जी। सर, डोर टू डोर वाला क्या आपको लगता है कि उसमें कुछ और कमियां हैं, अभी उसे भी ठीक करना है? देखिए, डोर टू डोर का तो जो सारे लोगों को जागरूक करना है कि वो कूड़ा डालें गाड़ी में। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बुलाया, ये बात भी छेड़ी है, तो आपके रेडियो के माध्यम से लोगों को ये संदेश भी पहुंचना चाहिए। क्योंकि देखिए, ऐसा है, जो काम समाज से जुड़ा होता है, जो सामाजिक कार्य होते हैं ना, वो कोई विभाग या एक व्यक्ति खुद से नहीं कर सकता है, क्योंकि सामाजिक कार्य समाज की भागीदारी से ही होंगे। हम डोर टू डोर कलेक्शन की बात करते हैं तो ये माना जाता है कि हमको जो कूड़ा, हम कई बार कहते हैं ना, अलग करके दे। आप भी हमारी गाड़ियों में सुनते होंगे, गीला कूड़ा अलग दें, सूखा कूड़ा अलग दें, लेकिन लोगों द्वारा मतलब इसमें थोड़ा दिक्कतें आती, वो नहीं दे पाते हैं। जबकि क्योंकि जो कूड़ा है ये हमारा ही कूड़ा है, अगर हम कूड़े का निस्तारण नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम ही को उससे नुकसान होना है। हम ये चीज समझ नहीं पा रहे, हम मिला के देते हैं, तो उससे क्या होता है, जब कूड़ा मिला हुआ होता है ना, तो उसकी जो प्रोसेसिंग है उसमें टाइम लगता है, और कूड़े का जो हम फाइनल प्रोडक्ट निकालते हैं, जिससे कि बीमारियां ना फैलें, कोई जैसे आग भी लगती है, सुना होगा आपने, ये सब ना हो, तो उसके लिए कूड़ा अलग अलग करके देना ही जरूरी है। और बल्कि ये तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो 2016 के रूल हैं, उसमें तो ये नियम ही है कि आप कूड़ा अलग अलग करके देंगे। जी जी। तो सर, मुझे नहीं लगता कि इस दिशा में 1% भी लोगों में जागरूकता आई होगी कि हमको दोनों कूड़ा अलग करना है। हाँ, अभी तक तो फिलहाल, क्योंकि हल्द्वानी शहर में इतने समय से देख रहा हूँ, जी। अभी हम लोगों को, अगर आप लोग थोड़ा सा सख्ती कर दें कि कूड़ा डालने वाली गाड़ी जो है वो नहीं लेगी उस कूड़े को जो मिक्स होगा, क्या पता उससे कुछ सुधार हो। नहीं, इसमें हम जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अभी थोड़ा, जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी हमारा प्लांट भी नहीं था, तो उससे ये था कि अगर हमें वो अलग अलग करके भी मिले तो उससे बहुत ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते थे। अच्छा। अब क्योंकि प्लांट लगना है तो इसमें, जैसे आपने कहा, जागरूकता अभियान भी चलेगा बहुत ज्यादा इसमें, और सख्ती भी होगी और पेनाल्टी का भी इसमें होगा, नियम होगा इसमें होगा। अभी तो लोगों को इस स्तर पर ही जागरूक करना है कि वो कूड़ा डालें, एटलीस्ट गाड़ी में डालें, घर के आसपास हाँ, में भी डालें, लेकिन साथ साथ अलग करके भी डालें। हाँ, अब अगला मिशन होगा कि अलग करके अलग भी अलग डालें। करके दें। जी सर, इसके अलावा जो अलग अलग समय पर सीजन की जो बीमारियां होती हैं, पिछले साल तो रिकॉर्ड तोड़ डेंगू के पेशेंट यहाँ पर रहे, तो फिर क्या वजहें थी? आपने कहा कि सफाई में आपका रैंक बढ़ रहा है, लेकिन डेंगू क्यों इतना फीसद हुआ? फिर क्या डेंगू को हम साफ सफाई से सीधे रिलेट कर सकते हैं? नहीं, डेंगू को साफ सफाई से हम इसलिए भी कोरिलेट नहीं कर सकते क्योंकि डेंगू जो होता है वो साफ पानी में होता है। तो जहाँ पे गंदगी की बात आती, तो गंदगी में तो मतलब इतना सफाई होगी कि ये भी आप कह सकते हैं कि नगर निगम बहुत सफाई रहता है तो साफ पानी की वजह से होता है। जी जी। लेकिन थोड़ा ये होता है कि पानी इकट्ठा होने की वजह से बीमारियां होती हैं। तो पिछले साल शायद बरसात भी ज्यादा हुई है, पानी बहुत अटका है, लेकिन हमारे द्वारा अपने ओर से बहुत ज्यादा ही प्रयास किए गए, तब भी किए थे, इस वर्ष भी किए गए। आपने स्वयं देखा होगा कि जैसे ही बरसात का सीजन शुरू होने वाला होता है तो नगर निगम के द्वारा फॉगिंग शुरू हो जाती है। हमारे पास काफी मशीनें, करीब करीब हमारे पास 7-8 बड़ी मशीनें जिससे हम पूरे शहर को फॉगिंग करते हैं। सर, क्या प्लानिंग होती है फॉगिंग की? कई बार हमें लगता है कि गाड़ी हवा हवा में आती है, निकल नहीं, फॉगिंग के लिए हमारी प्लानिंग में हम वार्ड वाइज एक वो रोस्टर बनाते हैं अपना। उस रोस्टर के हिसाब से हम पूरे नगर में फॉगिंग करते हैं, जिसके लिए हमारे पास 2 बड़ी मशीनें होती हैं जो डबल बैरल कहते हैं हम लोग उसको। वो करीब 100 लीटर दवा का प्रयोग उसमें किया जाता है। तो हम वार्ड वाइज करते हैं और उसमें कहीं पर भी कोई कोताही नहीं होती है। एक एक गली, चाहे वो छोटी, अगर वो छोटी गलियां हैं तो मोटरसाइकिल से करवाया जाता है, अगर बड़ी गलियां हैं तो बड़ी गाड़ियों से करवाया जाता है। पर कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं होता है कि जो छोड़ा जाए। तो हमारे द्वारा मतलब समस्त वार्डों में और कोशिश ये करी जाती कि हर एक हफ्ते में रिपीट भी हो जाए। जी। और इस साल तो हमने थोड़ा उसमें नयापन भी लाए थे, क्योंकि अभी तक हम लोग सिर्फ फॉगिंग करा रहे थे। इस बार आपने देखा होगा कि डेंगू का एक भी केस हल्द्वानी के अंदर सुना ही नहीं दिया। एक मैंने कहीं सुना था सुभाष नगर में, तो कहीं बाहर से आया हुआ था। तो इस बार हमने फॉगिंग, क्योंकि मच्छर को मारने के लिए थी, तो हमने ये सोचा कि लार्वा से मच्छर होता है, अगर हम लार्वा को ही पैदा ना होने दें तो क्या रहेगा। तो हमने एक तो पानी इकट्ठा नहीं होने दिया, दूसरा हमने इस बार लार्विसीडल करके एक दवा थी उसका छिड़काव किया कि जो मच्छर के लार्वा हैं वही खत्म हो जाएं। तो मच्छर बनेंगे कहाँ से। जी। तो
काफी इस बार आपने खुद देखा होगा। ये नई दवा थी या नया इनोवेशन था? ये नया इनोवेशन था। ये नया, दवा तो पुरानी थी, इनोवेशन नया था, क्योंकि फॉगिंग ही चलती थी सब जगह। तो इस बार हमने 2 स्तर में काम किया। हमने एक तो लार्विसिडिल का इस्तेमाल किया, लार्वा मर जाए। अगर लार्वा कहीं मच्छर बन भी गया तो फिर उसके लिए हमने फॉगिंग का। तो सर ये दवा कहीं नुकसानदेह तो नहीं थी? नहीं, दवा नहीं होती है, तो सब WHO और इनसे सर्टिफाइड होती हैं, तभी मार्केट में आती है, तो ये नुकसानदेह तो होती नहीं है। जी। तो सर क्या क्या और चुनौतियां हैं शहर के लिए? जैसे हम देखते हैं कि नालियां अभी भी बहुत खुली हैं, गंदगी बहुत है, जहाँ घनी आबादी है, खासकर इंदिरा नगर, बनभुलपुरा, ऊपर का जो पूरा इलाका है, तो वहाँ के नालियों को क्या ढकने का काम नहीं हो सकता एक बड़े? नहीं, मैं एक चीज आपको बताता हूँ, थोड़ा ढकने से क्या दिक्कत है। जो आप नालियां कह रहे हैं गंदी हो रही है, उसका कारण ही नालियों का ढकना है। होता क्या है कि जो छोटे गलियां हैं आपकी, वहां पे क्या होता है, आपने देखा है कि लोग अपने घर के आगे चढ़ने के लिए उन नालियों के ऊपर कुछ लगा देते हैं, तो नाली बंद हो जाती है। अब क्या होता है कि जब तक वो नाली चल रही है तब तक तो चल रही है। अब क्या हो गया कि माना वो नाली 1 किलोमीटर ढक दी गई किसी के द्वारा, अचानक वो ब्लॉक हो जाए, तो जब वो पूरी नाली ढकी, हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि ये ब्लॉक कहां पर है और इसको साफ कहां पे करना है। तो जो काम हम 1 घंटे में कर सकते हैं, तो उसमें हमें 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं। तो जहाँ पे कहना है कि नाली जितना खुली रहेगी, छोटी नाली साफ रहेगी। हाँ, छोटी नालियां जो आप इंदिरा नगर और हाँ। तो सर खुली भी होती है तो तब भी उसमें गंदगी दिखती है हमें? नहीं, गंदगी देखिए, एक तो सीधी सी बात है, हम अगर धरती में हैं तो गंदगी होगी। हम खाना खाएंगे, हम फेंकेंगे, गंदगी होगी। हम बच्चों को चिप्स खिलाएंगे, रैपर फेंकेंगे, गंदगी होगी। अब गंदगी हो रही है तो उसका रीजन कहीं ना कहीं हम खुद हैं। भाई, मैं एक चिप्स का पैकेट, मैं अपना ही एग्जांपल दे रहा हूं, मैं माना एक मोहल्ले में रहता हूं, मैं एक चिप्स का पैकेट अपने बच्चे को खिला के फेंक देता हूं। मैं कहता मैंने गंदगी थोड़ा ना करी यार, एक ही रैपर फेंका है। लेकिन मेरे ही जैसे 1000 आदमी जब वहां पर वो रैपर फेंक देगा, तो वहां पर 1000 रैपर्स का कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। अब मैं क्या कहूंगा, अरे कितना गंदा है यहाँ पूरा कूड़ा है, साफ नहीं किया, जबकि मैं भूल गया कि एक रैपर मैंने फेंका है। तो ऐसे ही 1000 किसी और ने फेंके। तो सर नालियों को लेकर क्या कोई अभियान विशेष चलाया गया अभी तक कि लोग उसे साफ रखें? क्योंकि सारी गंदगी की जड़ मुझे लगता है कि वो ही है, क्योंकि घनी आबादी है, बच्चे उसके आसपास खेलते हैं, कुपोषित होते हैं, तमाम सारी बीमारियां वहीं से शुरू होती हैं। क्या ऐसे अभियान है कि घनी आबादियों को आपने ज्यादा तरीके से फोकस कुछ किया हुआ है? नहीं, हमारा ऐसा है, जो हमारी जो भी सफाई जो चलती है, जो भी हमारे कर्मचारी लोग करते हैं, उसमें उनका हमने वो बनाया होता है, बीट प्लान कहते हैं उसको जी। जिसमें वो जो नालियां हैं, जैसे वो वहां पे वो कर्मचारी को झाड़ू लगाना है, तो प्रतिदिन उनको वो नालियां भी साफ करनी है, वो उनके रोस्टर में आता है। मतलब नालियां छोड़नी नहीं होती है, उनके काम ही का हिस्सा है। जी। जो भी वहाँ का कर्मचारी है, सफाई कर्मी, बिल्कुल। सर कितने होते हैं एक वार्ड में? लगभग कितने सफाई कर्मी होते हैं एक वार्ड में? एवरेज असल में ऐसा ना, जनसंख्या के हिसाब से मेनली होते हैं। तो जहाँ पे ज्यादा जनसंख्या है वहां पे 20-25 भी होते हैं। तो ऐसा तो उसमें नहीं है कि कर्मियों की कमी है, तो जनसंख्या के हिसाब से हम देते हैं। तो प्रॉपर लगाते हैं, नालियां साफ करते हैं? बिल्कुल, वो अपना पूरा काम करते हैं। अब कहीं कहीं पे कभी ऐसा होता है, कहीं पे दिक्कत आ जाती है, माना कोई कर्मचारी बीमार पड़ गया, वो चला गया, उसका एरिया छूट गया 1 आध दिन के लिए, तो वो दिक्कत आती है। अन्यथा वो तो प्रतिदिन अपना काम करेंगे ही करेंगे। तो सफाई कर्मी कम है कि हम अल्टरनेट व्यवस्था नहीं कर सकें? नहीं, सफाई कर्मचारी हमारे पूरे हैं फिलहाल शहर के लिए। हाँ, ये है कि जो अभी नया क्षेत्र जुड़ा है उसके लिए हमारे पास सफाई कर्मचारी नहीं है, तो उनकी भर्ती करी जाएगी। जैसा भी हमारे मतलब बोर्ड का निर्णय होगा, उसी हिसाब से कर्मचारी वहाँ रखे जाएंगे। सर, जो नया इलाके जो डेवलप किए इस बार, जो जुड़े हैं, जो भी कितना बड़ा एरिया है वो, वहाँ पर क्या क्या अभी तक शुरुआत की गई है? उसमें क्योंकि हमारे माननीय महापौर जी बहुत एक्टिव रहते हैं, उनका मैंने देखा कि मतलब इन चीजों बहुत है, उनके द्वारा मेरे ख्याल से लगभग सब जगह बिजली के पोल आदि बिछा दिए गए हैं लाइटिंग के लिए। साथ ही उनके द्वारा कई जगह पार्कों का भी वो कराया गया है, नए पार्क बनाए गए हैं। और 2-3 महीने के अंदर मेरे ख्याल से जो हमारी डोर टू डोर कलेक्शन उस क्षेत्र का है वो भी चालू हो जाएगा, क्योंकि हमारा टेंडर हो गया, हमारी गाड़ी आनी है, उसके बाद हम डोर टू डोर कलेक्शन वहाँ चालू कर देंगे। और बाकी सड़कों का निर्माण भी वहाँ किया ही जा रहा है। और वहाँ पे बीमारियों का क्या स्थिति है सर? हेल्थ के लिहाज से अगर देखें तो आपने कुछ वहाँ पर? नहीं, देखिए उस साइड को जो हमने जितना मतलब हमने इस समय में देखा था, डेंगू समय में देखा था, उस साइड को असल में ऐसा है क्योंकि आबादी बहुत घनी नहीं है, तो उस साइड पे बीमारियों का प्रकोप कम ही रहता है वहाँ। जी। सर, इसके अलावा जैसे स्वच्छता सर्वेक्षण हो रहे हैं, उसमें एक तरह से दौड़ जैसी भी है, देहरादून शायद उसमें शामिल हो चुका है, अब हल्द्वानी भी उसी जद्दोजहद में लगा है कि हम भी उसमें अच्छी रैंकिंग में आए। क्या क्या पैमाने होते हैं उस रैंकिंग के? देखिए, इसमें अलग अलग बहुत सारे पैमाने दिए होते हैं। उसमें सफाई से लेके
और आई से लेके आपके टॉयलेट जो सामुदायिक टॉयलेट हैं ये कैसे हैं, जी। मतलब उसके बहुत सारे मानक उसके पॉइंट दिए होते हैं। इवन सिटीजन फीडबैक होता है, सिटीजन फीडबैक आप सुन रहे होंगे आजकल बहुत चल रहा है बिल्कुल, बिल्कुल। कि आप मतलब इसमें ऑनलाइन फॉर्म कुछ आप हाँ भरवा रहे थे। भागीदार बने, इसको भरे, अपने शहर के बारे में बताएं। जी, जी। तो ये बहुत सारे उसके बाद फिर लास्ट में भारत सरकार की टीम के द्वारा गुप्त मतलब बिना बताए गुप्त आपके रूप हाँ गुप्त रूप से आपके शहर का निरीक्षण किया जाता है। अच्छा। उसके आधार पे वो फिर रैंकिंग बनाई तो जाती है। वो सब टॉपिक्स को क्या आपने ध्यान में रखा है कि अगर हम चाह रहे हैं कि हम अच्छी रैंकिंग में आए तो वो जितने भी टॉपिक्स हैं क्या उनके आधार पर ही अब बिल्कुल। काम हो रहा है? नहीं देखिए, उन टॉपिक के आधार पे नहीं, हम तो पहले से ही वैसे ही काम कर रहे हैं। हाँ थोड़ा सुधार कहीं कहीं पर करना पड़ता हो कर रहे, जी, जी। बाकी तो हमारा सारा काम ही वैसे ही होता है जैसे वो गाइडलाइन में होता है उनके। जी। हम तो जैसे अगर हम सामुदायिक टॉयलेट की बात करें तो कितने हैं शहर के अंदर? हमारे कुल महिलाएं मिला बाजार जाती हैं हमारे तो कुल क्या- मिला के 16 टॉयलेट्स हैं और बाकी हमारे 3 हमने ई टॉयलेट भी लगाए हैं। शायद आपने देखा होगा कि हमने फीमेल हॉस्पिटल के पास हमारा ई टॉयलेट लगा हुआ है, जी। जिसमें आप 2 रुपए का सिक्का डालेंगे तो अपने आप खुलेगा, आप अंदर जाएंगे, अच्छा। उसमें सारी सुविधाएं जी। हैं। और 3 हमने ये टॉयलेट भी लगाए हुए ई जी, टॉयलेट। जी, जी। तो अच्छा है, तो अच्छा प्रयास है, क्योंकि सामुदायिक टॉयलेट की हालत वैसे तो खराब रहती है। उम्मीद जी। है कि ये सब बेहतर स्थिति में होंगे। नहीं, इसी में हमें भी ओडीएफ प्लस का भी मिल गया है। अभी कल ही मिला है हमको। ओडीएफ प्लस कहते हैं आउटडोर डेफिकेशन का जो होता है, जी। तो उससे हम फ्री हैं करके ओडीएफ कहते हैं। जी। तो उसमें पहले हम होता है, हमको उसमें ओडीएफ प्लस भी मिल चुका है भारत सरकार की ओर से। सर वो क्या होता है? मतलब उसमें अलग अलग क्राइटेरिया है कि जैसे आपके टॉयलेट में महिला के लिए अलग, पुरुष के लिए अलग, साबुन मिले, तौलिया मिले, उसके भी अलग जो मानक हैं उनको पूर्ण करने के बाद ही वो मिलता है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। तो सर, शहर के स्वास्थ्य के हवाले से बहुत सारी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। हमारे कार्यक्रम की अवधि अब समाप्त हो रही है। मैं चाहती हूँ कि अगले कार्यक्रम में, अगले एपिसोड में इसके हम इस बात को जारी रखेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इतनी सारी बातें साझा करने के लिए। तो दोस्तों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए। आप सुन रहे थे नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज कांडपाल को, जिन्होंने बहुत सारी जानकारी साझा की, बहुत सूचनाएं दी। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो अपना फीडबैक हमें देना न भूलें, हमारा उससे मनोबल बढ़ता है। हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा फेसबुक पेज है, आप अपना कमेंट हमें वहाँ दे सकते हैं। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी रेडियो चूंकि एक कम्युनिटी रेडियो है, एक सामुदायिक रेडियो है, तो इसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाकर हेलो हल्द्वानी ऐप को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर सकते हैं और सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक 6 घंटा हमारी रेडियो सभा सुन सकते हैं। हम लोग दोस्तों अपनी रेडियो सभा का दोहराव भी करते हैं। अगर आप दिन में हमारा रेडियो नहीं सुन पा रहे हैं तो शाम 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक भी आपको ये सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।